हेलो गाइस। ओके सो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगेन ये चैप्टर बहुत ही इजी और स्कोरिंग है। और अगेन ये जो वीडियो है वो TY BCom, TY BMS, TY BFM, MCom, SY, BAF ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट समरी वीडियो है, यहाँ पे डिटेल में मैं प्रोविजन डिस्कस नहीं करने वाला, मगर जो एग्जाम के रिलेटेड है टू द पॉइंट वही प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही इजी चैप्टर है। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए आपको 3 कंडीशन देखना है। कितना कंडीशन देखना है? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप उसके ओनर होने चाहिए, एक तो लीगल, अदरवाइज डीम्ड ओनर आप होने चाहिए। सेकेंड थिंग, ये प्रॉपर्टी आपको खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना है। राइट, ये बिजनेस आपके खुद के ओन एंड बिजनेस के लिए नहीं करना है, तो ये प्रॉपर्टी आप भाड़े से लेट आउट करना है। तो इससे मिलने वाला रेंट ये चार्जेबल कहां पे होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यू कैन राइट, आप ये कंडीशन लिख सकते हो, सेक्शन 22 की कंडीशन लिख सकते हो, मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज बहुत रेयरली स्टूडेंट लिखते हैं। उसके बाद आपको देखना है कोई भी वेकेंट प्लॉट जो है वो समझो आप लेट आउट करोगे तो उससे मिलने वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने पहले ही क्लियर किया कि इसमें वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेकेंट प्लॉट है, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, तो उससे मिलने वाला रेंट वो कहां पे टैक्सेबल होगा? उससे मिलने वाला रेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अनरियलाइज रेंट के बाद मैं बाद में आता हूं, अभी नहीं आता। उसके बाद प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। कौन से? एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी में ओनर असेसी खुद रहता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। लेटर प्रॉपर्टी क्या होता है? जो प्रॉपर्टी हम लोग भाड़े से देते हैं, जो प्रॉपर्टी हम लोग रेंटिंग आउट करते हैं, उससे मिलने वाला रेंट ये होता है हमारा लेटिंग प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। और डीम लेटर प्रॉपर्टी क्या होता है कि 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज किया, मतलब उस आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, वो तीनों प्रॉपर्टी से सेल्फ ऑक्युपाइड, तीनों भी प्रॉपर्टी आपकी एसओपी है। तो इनकम टैक्स लॉ ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप 2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्युपाइड पकड़ सकते हो आपके मर्जी के, ऑप्शन ऑफ द असेसी है। तो यहां पे समझो मैंने पकड़ा कि प्रॉपर्टी 1 इज एसओपी, प्रॉपर्टी 2 इज एसओपी, तो प्रॉपर्टी 3 एज्यूम किया जाएगा डीम लेटर प्रॉपर्टी। याद रखना डीम लेटर प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव नहीं होता, पर डीम लेटर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स तो लगता ही है। वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग जीए में ही पढ़ते हैं। तो कितने टाइप की प्रॉपर्टी है? 3 टाइप, एसओपी, एलओपी और डीएलओपी। अरे क्लियर बेटा? जाएंगे आगे? हेलो, यस और नो? ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। एक बार ये डिसाइड हुआ कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है क्या डीम लेट आउट है, तो उसी तरीके से फॉर्मेट यहां पे चेंज होता है। पहला फॉर्मेट एसओपी का है, तो एसओपी का फॉर्मेट क्या आएगा? तो इसके लिए आपको देखना है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो जहां पे प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, नील ही होता है, क्योंकि खुद के प्रॉपर्टी में खुद को रेंट तो हम लोग नहीं पे करेंगे। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वहां पे क्या जीएवी क्या रहेगा? 0 रहेगा, नील रहेगा। उसके बाद आपको एक की डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। कौन सा बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो हम लोग सेक्शन में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो इतना याद रखना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है। राइट, ये प्रॉपर्टी एलओपी है और प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है। तो प्रॉपर्टी एलओपी और डीम लेट आउट है, तो उसका फॉर्मेट कैसे बनता है? तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम लेट आउट है तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा सर। सो जीएवी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए आपको पैरामीटर्स नीचे दिए गए हैं। सो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन विचएवर इज हायर, जो भी फेयर रेंट दिया जाएगा सब में, जो भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया जाएगा, whichever is higher लिखना, हायर देखना, whichever is higher compare with the standard rent, whichever is lower compare with the actual rent, whichever is higher we considered as a gross annual value। क्या बोला बेटा? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन whichever is higher compare with the standard rent, whichever is lower compare with the actual rent, whichever is higher is considered as a gross annual value। सर यहां पे इतना आपको याद रखना है, if प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है तो यहां पे एक्चुअल रेंट नहीं आएगा, ऑब्वियसली ना। डीम लेट आउट मतलब उस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं, पर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से गवर्नमेंट ने जो 2 के ऊपर की प्रॉपर्टी है उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी करके एज्यूम किया, तो उस प्रॉपर्टी में तो एक्चुअल रेंट तो रिसीव नहीं होगा, इसलिए आपका फॉर्मेट में एक्चुअल रेंट यहां पे नॉट एप्लीकेबल
या आने वाला है। तो आपका रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, ये जो विच एवर इज लोअर है ना, उसको हम लोग कहते हैं रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेट, मिनिमम वैल्यू टू लेट आउट, राइट, वही आपका बनेगा बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अरे क्लियर? कभी वापिस आपको नहीं समझ में आ रहा, रिवाइंड करके वापस सुना मैं क्या क्या बोल रहा हूं और किस तरीके से मैं लाइन अप कर रहा हूं, राइट। तो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल रेंट आता नहीं है, आपका रीजनेबल लेटिंग वैल्यू ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है। ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो ऑब्वियसली लेट आउट है तो रेंट रिसीव्ड तो होगा ना बेटा, पर इतना याद रखना उसमें एक दो पॉइंट है। ये प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है तो देखना वैकेंसी है क्या ना, वैकेंसी का मतलब प्रॉपर्टी वैकेंट है क्या। ये प्रॉपर्टी वैकेंट है, वहां पे कोई रह रहा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको रेंट पूरे 12 मंथ का नहीं मिलेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना ये प्रॉपर्टी वैकेंट है तो सारे कैलकुलेशन हम लोग मंथ वाइज करेंगे। फेयर रेंट मंथ वाइज लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मंथ वाइज लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट ईयरली दिया रहेगा, मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। एक्चुअल रेंट भी आपको पर मंथ दिया जाएगा डेफिनेटली। तो फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन whichever is higher, compare with standard rent, whichever is lower, compare with the actual rent, whichever is higher। आपको यहाँ पे GAV मिलेगा पर मंथ बेसिस। कैसे मिलेगा? पर मंथ बेसिस। तो ये जो आपको GAV मिलेगा पर मंथ बेसिस मल्टीप्लाई बाय लेट आउट पीरियड करना। सर लेट आउट पीरियड, हाँ सर 10 महीने के लिए लेट आउट किया रहेगा तो जो भी आपका पर मंथ GAV आया रहेगा मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? कभी बात कर रहा हूं जब भी प्रॉपर्टी वेकेंट रहेगा तो आपको सारे कैलकुलेशन पर मंथ बेसिस के ऊपर करना है। क्लियर? फेयर रेंट भी पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ, एक्चुअल रेंट पर मंथ, और आप कंपैरिजन करो GAV पर मंथ आएगा मल्टीप्लाई बाय लेट आउट पीरियड। समझो 2 महीना वेकेंट है तो 12 - 2 आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। अरे क्लियर? समझो प्रॉपर्टी 3 मंथ्स वेकेंट है तो 12 - 3 आपको 9 करना है। अरे इज इट क्लियर? समझा? हेलो, GAV खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालने का मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर लिया, और मैंने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। सो म्युनिसिपल टैक्स पेड, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन कैसे मिलता है? तो इतना याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलने के लिए 2 कंडीशन आपको देख रहे हैं। वो एक्चुअली पेड होना चाहिए, मतलब एक्चुअली आपके जेब से जाना चाहिए, और ये पेड बाय ओनर होना चाहिए। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, आप कौन से साल का पे करो इज नॉट मैटर। आपने करंट ईयर में आगे के 10 साल का पे किया, आपको करंट ईयर में पूरा 10 साल का मिल जाएगा। आपने प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे किया तो प्रीवियस ईयर का भी जितना पे किया आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट के ऊपर मिलता है, आपके जेब से एक्चुअल पैसा जाना चाहिए तो ही आपको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते। समझो म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, प्लस ये भी देखना आपने कभी पे किया। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? हमारा असेसमेंट ईयर 2023-24 है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2022-23 हमारा प्रीवियस ईयर है, राइट। तो आपको याद रखना 31 मार्च 2023 से पहले जो भी आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे तो ही आपको डिडक्शन वो मिलने वाला है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे होता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पर कभी पे किया 1 अप्रैल 2024 को पे किया। अरे बेटा 1 अप्रैल 2024 को पे किया मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर आया? 2024-25 इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अरे क्लियर? समझा? इस साल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर यू कैन क्लेम, राइट। तो वापस आ रहा हूं म्युनिसिपल टैक्स के पास, ये पेड बाय ओनर होना चाहिए और एक्चुअली पेड होना चाहिए। क्लियर? समझा? पेड बाय टेनेंट रहेगा, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। वैरायटी ऑफ केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है 20,000, पेड है 20,000 एंड पेड बाय ओनर है तो कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 20,000 पूरा मिल जाएगा। देखो म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है 20,000, पेड बाय ओनर 15,000, डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 मिल जाएगा। ड्यू है 20,000, पेड बाय ओनर 2 साल का पे किया सर 40,000, पूरा 40,000 मिल जाएगा। ड्यू है 2 साल का ड्यू है सर, राइट, पर पेड बाय ओनर ओनली 30,000 है। ओके, तो 30,000 का ही डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अरे इज इट क्लियर? ओके, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है 20,000, उसमें से पेड बाय ओनर 5,000, पेड बाय टेनेंट 15,000, तो आपको 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो कभी कभी एग्जाम में म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, लिख सकते हो। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का शॉर्ट नोट्स आएगा तो पब्लिक बोलता है क्या लिखने का सर? अरे कुछ भी लिखना। ओके, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंडीशन लिख, 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसका डिटेल में लिख, बहुत कुछ लिख सकता है 1.5 पेज के लिए। क्लियर? उसके बाद आपको क्या देखना है, एक बार आपने म्युनिसिपल टैक्स में पेड किया तो आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिलेगा बेटा? नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू का 30%, कितना परसेंट? 30% वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जितना भी 30% है वो एनएवी यहाँ पे लिख देना। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको एसओपी में तो नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन के पास जाएंगे, जो मैंने कहा कि यहाँ पे कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये चार्ट आपको
बहुत काम के लिए आएगा। तो आपको देखना है लोन कभी आपने लिया, इफ लोन टेकन बिफोर, ये डेट अलग है बेटा, लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, यहाँ पे 1 अप्रैल 1999 याद रखना है। लॉन्ग द कैपिटल गेन में 1 अप्रैल 2001 है, समझा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए याद रखना है 1 अप्रैल 1999। कोई भी लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया रहेगा, बिफोर, राइट, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको कितना क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 30,000 आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, ओके, मैक्सिमम। फिर आप वो लोन परचेस के लिए लिया रहेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया रहेगा, रिपेयर्स के लिए लिया रहेगा, तो भी आपको मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। प्रॉपर्टी कोई भी टाइप की हो, एसओपी हो, एलओपी हो, डीएलओपी हो, मैक्सिमम यू विल गेट 30,000। आर क्लियर। उसके बाद इफ लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, आपने लोन लिया 1 अप्रैल 1999 के बाद, और प्रॉपर्टी रिपेयर्स के लिए आपने लोन लिया रहेगा, तो रिपेयर्स के लिए लोन लिया रहेगा तो 30,000 मैक्सिमम यू विल गेट डिडक्शन, एसओपी, एलओपी, डीएलओपी, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो। पर आपने ये लोन परचेस के लिए, प्रॉपर्टी परचेस के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोन लिया रहेगा, और आपने वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज किया रहेगा, तो मैक्सिमम आपको 2 लाख तक मिलेगा। पर ये प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया है, ये प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है, नो लिमिट बेटा, जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना पूरा इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर, समझा, ओके। याद रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लिमिट आपको याद रखना है। बिफोर 1 अप्रैल 1999 के लिए 30,000, उसके बाद 1 अप्रैल 1999 के बाद, ओके, एसओपी के लिए लिमिट 2 लाख का है परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए, और एलओपी या डीएलओपी के लिए नो लिमिट, जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आर क्लियर। रिपेयर्स के लिए 30,000 आपको याद रखना है। उसके बाद आता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, तो ये भी लिखना, थोड़ा सा डिटेल में एक सम सॉल्व करके दिखाओगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी हमने परचेस किया, राइट, पर अभी तक रेडी नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी इज नॉट रेडी टू यूज, राइट, तो आपने लोन लिया और बिल्डिंग यहाँ पे बिल्ड हो रही है, प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली जब तक प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि समझो हमने लोन लिया 2018-19 में, और कितना लोन लिया, समझो 50 लाख का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कभी हुआ 2021-22 में प्रॉपर्टी रेडी हो गया, तो ऑब्वियसली मैंने 18-19 में 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, 19-20 में 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, 2021 में 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया। आर क्लियर। और 21-22 में 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, 22-23 में 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, ओके। आई एम इंटरेस्टेड हियर, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, तो मैं फोकस इसके ऊपर करूंगा, राइट। पर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कभी हुआ 2021-22 में हुआ, तो ये जो पीरियड है ना, पहले वाला पीरियड, जहां पे देखो ना, यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी रेडी हो गया तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ओपन हो गया, और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ओपन हो गया, आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल गया, सिंपल सी बात, राइट। पर यहां पे आपकी प्रॉपर्टी रेडी नहीं थी तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिला। तो इनकम टैक्स लॉ ने ये कहा है कि डोंट वरी, ये बेनिफिट मिलेगा, पर 5 साल के, मतलब ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने के बाद। तो ये जो पीरियड है ना, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन होने से पहले का पीरियड, राइट। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले का इंटरेस्ट रहेगा उसके टोटल मार्क, सो 4 लाख कितना हुआ बेटा, 12 लाख, और आपको ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आगे के, जब भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ वहां से। तो 12 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 2,40,000, तो इस साल 2,40,000 ऐसे 5 साल आपको मिल जाएगा। सो वी आर फोकस ऑन 2022-23, तो करंट ईयर का वो 4 लाख का इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना 2,40,000, तो यू विल गेट 6,40,000 एज अ डिडक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है, हेलो यस और नो। तो ये हमारा क्विक रिवीजन है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होने के बाद, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, एक है को ओनर वाला, को ओनर, राइट, मतलब समझो एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर रहेंगे, तो नॉर्मली आप कंप्यूट, जैसे आप कंप्यूट करते हो उसी तरीके से कंप्यूट करोगे, ओके, और फिर आपको डिवाइड करोगे। जो भी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी रहेगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी का आपको इक्वल ओनर के साथ, समझो ओनर 50-50 है, तो जो भी आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, राइट, लेट आउट प्रॉपर्टी वाला, राइट, उसको ओनर के रेशियो के हिसाब से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। को ओनर के बारे में बात कर रहा हूं, जॉइंट ओनर के बारे में बात कर रहा हूं। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगा तो ऑब्वियसली ओनर के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। समझो एक प्रॉपर्टी लेट आउट किया, भाड़े से दिया, और उसके 2 ओनर है, 50-50%, तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो लेट आउट प्रॉपर्टी का, और उसको 50-50 में डिवाइड करो।
क्लियर। सो ये को ओनर की बात है, बाकी तो मैंने सारे प्रोविजन आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अनरियलाइज रेंट के बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। सो अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है? जो रेंट मुझे मिला ही नहीं, जो रेंट मुझे मिला ही नहीं उसको हम लोग कहते हैं अनरियलाइज रेंट। समझो इस साल है, टेनेंट ने रेंट दिया ही नहीं, मैंने बहुत रिकवरी करने की कोशिश की पर उसने दिया ही नहीं, और मैंने रूल 4 को सेटिस्फाइड कर लिया। ओके, तो रूल 4 को मैंने सेटिस्फाइड कर लिया तो गवर्नमेंट ने बोलता है ठीक है, अभी इसके ऊपर टैक्स, अपने इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरा तो भी चलेगा, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। समझा? मगर सर अनरियलाइज रेंट आपको प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में मिल गया, 2018-19 का अनरियलाइज रेंट करंट ईयर में मिला, तो ये आपके लिए क्या बना बेटा? इनकम बना। जैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे, लास्ट एंड में अनरियलाइज रेंट आप एड ऑन करोगे, पर उसके ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना मत भूलना। अरे क्लियर बेटा? ओके, समझो प्रीवियस ईयर का मतलब 2018-19 का रेंट 2022-23 में आपको रिसीव हो रहा है, तो ये आपके लिए इनकम हो गया बेटा, अनरियलाइज रेंट। ओके, तो उसके ऊपर 30% निकाल के माइनस करके बाहर आउटर कॉलम में निकालो। अरे क्लियर? ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो यहाँ पे मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर, और 100% खुद के एग्जाम के लिए देना, टैक्सेशन में आउट ऑफ आना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।